बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको मेरा नावल पसंद आएगा। ऐसा अहले दिल हो, इज़ा कलम नबीला अजीज़, 10वीं किस्त। वो सचमुच दुनिया का कहर शुरू होने का मकाम भी आ गया था, ख़ास तौर पर शहजाद के लिए। मखतूम के तमाम शक व शुबहात सच साबित हुए थे। वो औरत उनकी आमद से चौकन्ना हो गई थी, मगर तब तक वो सारे इंतज़ाम करवा चुका था। वो औरत फोकस हो चुकी थी और महज तीन दिन बाद पुलिस रेड में शहरजाद को बाजियाब करवा लिया गया था। जिस लम्हे वो पुलिस ऑफिसर के हमरा रात के 3 बजे तारीख से कमरे में दाखिल हुआ तो नकाहत से निढार शहरजाद चीख उठी थी। मखतूम शाह वो तेवर के ज़मीन पर गिरने वाली थी जब मखतूम शाह ने मजबूती से उसे जकड़ लिया था। पुलिस ऑफिसर जान चुके थे कि गोहरे मकसूद मिल चुका है, तो सर झुका कर चले गए थे, क्योंकि वो तौकीर शाह के दोस्त थे वो और एक सैयदजादी की इज़्ज़त की कदर अच्छी तरह जानते थे। इसकी नज़र पहले भी झुकी हुई थी, अभी भी झुकी ही रही। मखतूम ने इसे अपनी बाहों में झूलती शहरजाद को बेबसी से देखा, जो आज दीवाना वारिस को देखकर प्यासों की तरह लपकी थी, क्योंकि मखतूम की सूरत में इसे कोई अपना तो नज़र आया था और अपनी चादर कंधों से उतार कर इसके गिर्द फैला चुका था। और जब वो इसे उठाकर अपनी गाड़ी तक लाया तो तौकीर शाह, अरगमान शाह, तलाल सोबहान और फिरोज़ चचा तीर की मानद अपनी अपनी गाड़ियों से निकले थे। इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा। तौकीर लाला, आप बाकी इंतज़ामात संभाल लें। वो एसपी ज़फ़रुल्लाह के सिमत इशारा करके गाड़ी में बैठ गया था। ज़हीर शाह सबसे पहले गाड़ी में मौजूद थे। ये मामला अखबारात की जद से बचाने के लिए इन्हें एसपी ज़फ़रुल्लाह की ज़ाती मदद लेना पड़ी थी। मखतूम शाह मामले को खामोशी से सुलझाना चाहता था, जबकि बाकी सब लड़के औरतें के इस गिरोह को गोलियों से भून डालने के दर पर थे। इन्हें अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ अजीज़ नहीं था, लेकिन मखतूम को पता था अगर कत्लो गारत मची तो ये मामला बहुत दूर तक चला जाएगा और हो सकता है कि कुछ भी न आता। इसलिए पुलिस की मदद है बेहतर थी कि यूं कई औरतें गिरफ्तार भी हुई थी। 2 और लड़कियों भी बाजियाब हो गईं जो शहरजाद की तरह अगवा हुई थी। वो भी काफ़ी अच्छी फैमिलीज से ताल्लुक़ रखती थी। एक लड़की लाहौर की रहने वाली थी और एक इस्लामाबाद की रहायशी थी। वो भी अगवा बराए तावान में कैद की गई थी और इनके घर वालों से भी 2-2, 3-3 करोड़ तावान मांगा गया था। कोई फूल चुनता है किस तरह, कोई रोल होता है किस तरह, ये वक्त वक्त की बात है, तुझे ज़िंदगी बताएगी। अम्मा साईं, मैं आज अभी पहले जैसी ही शहरजाद हूँ, मेरा दामन बिल्कुल साफ़ है। वो बात करते हुए हकलाने लगी थी। हलक में गोला सा अटक गया था। इतने दिनों की बेसुकून आंखें दर्द की अजियत पे छलक पड़ी थी। गोया ज़िंदगी इस मकाम पर ले आई थी कि अपने दामन की पाकीज़गी के लिए सफाइयाँ देने की नौबत आ गई थी। वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई थी। तमाम मर्दों की नज़रें झुकी हुई थीं और तमाम औरतों का रवैया बेगाना सा नज़र आया था। सिर्फ माँ और बीबी जान ऐसी हस्तियाँ थीं जो इसे सीने में बींच कर रोई थीं और उसकी हालत पर तकलीफ़ महसूस कर रही थी। इस के चेहरे की रौनक, ताजगी और तमकीनत ना जाने कहाँ खो गई थी। आंखों के गिर्द मतवातर बेख्वाबी के बायस हल्के बन गए थे। होंठ खुश्क और बाल उलझे हुए थे। इसके गिर्द मखतूम शाह की ब्राउन रंग की गरम चादर लिपटी हुई थी। अम्मा साईं, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? इसने रोते हुए ने झंझोर डाला था। मैं क्या बोलूं? परसों पंचायत बैठेगी और तेरी किस्मत का फैसला जिरगा करेगा। बीबी जान की सिसकियां भी निकल रही थी और वो दम बखुद रह गई थी। पंचायत? लेकिन क्यों अम्मा साईं? मेरा तन मन आज भी मैला नहीं है। मैं आपको बताऊं क्या? आपको नज़र इसकी हिचकियां बंद गई थी और मिरान बीबी दुपट्टे में मुंह छुपाती रोती हुई वहाँ से चली गई थी। बीबी जान, क्या आपको भी मेरे पे एतबार नहीं है? क्या आपको भी नहीं पता कि मैं बेदाग हूँ? इन्होंने एक मुस्तरब सिर्फ तावान की खातिर मुझे अगवा किया था। आप इन लड़कियों से पूछ लें जो मेरे साथ। बीबी जान, अल्लाह के लिए मुझे बचा लीजिए। वो तड़प तड़प कर रो रही थी और इसको सीने में छुपाकर वो भी चुप न रह सकी थी। और ना जाने उन्होंने क्या सोचकर अरगमान और उसके माँ बाप को कमरे में बुला लिया था। तुम लोग हैरान होगे कि मैंने क्यों बुलाया है। वो अरगमान से बहराज शाह
को देख रही थी। दरअसल मैं चाहती हूँ कि अरगमान शहरजाद से निकाह कर ले, आज और अभी। उन्होंने जितनी आहिस्तगी से कहा, नुदरत चची इतने ही ज़ोर से उछल पड़ी। ये कैसे हो सकता है भला? लहजा बेहद हद तक अमेज़ था, बिल्कुल इस तरह जैसे शहरजाद मखतूम के साथ रखती थी। और ये सब कुछ नुदरत चची की ही मरहून मिन्नत था। वो शहरजाद के दिल में उसके लिए नफ़रत डालकर इसे मखतूम का दुश्मन बनाने में कामयाब हो गई थी, और आज तक इसकी दुश्मनी ही बनी रही थी। पंचायत से पहले ये सब कुछ हो सकता है, और वैसे भी हमें तुम्हारी होने वाली बहू है। होने वाली थी, अभी हुई तो नहीं ना। अरगमान अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी आप पंचायत का तो इंतज़ार कर लें कि वो क्या फ़ैसला करती है। नुदरत चची ने बड़ी चालाकी से अरगमान को बचा लिया था। तुम क्या कहते हो? उसने सर झुका कर बैठे अरगमान को देखा। बीबी जान, मैं अभी बहुत डिस्टर्ब हूँ, कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता। अगर शहरजाद का निकाह हो भी जाता है तो मुमकिन है कि जिरगा इसे कबीले से ही निकाल दे, और अपना इलाका और अपने कबीले से जिलावतन होना किसी के लिए आसान नहीं है। आप प्लीज़ इस बात को रहने दें। और वो ही के कर चला गया। वो ये कह कर चला गया कि बीबी जान खामोश सी बैठी रह गई। शहरजाद की कुर्बानी का दिन सर पर खड़ा था। फिर पंचायत भी बैठी और फैसला भी सुना दिया गया, जिससे पीर साईं मज़ीद ढह गए और शहरजाद गुमसुम हो गई। कारी कर दिया जाए या कुरान से निकाह करवा के उम्र भर के लिए एक कमरे में नज़र बंद कर दिया जाए, तीसरा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि एक ऐसी लड़की जो 18 दिन गैर मर्दों के शिकंजे में घर से बाहर रही, इसके लिए कबीले में कोई जगह नहीं थी। हाँ, कुरान से निकाह के बाद वो अलग कमरे में अपनों से दूर रह सकती थी, इन अपनों से जो अंदर ही अंदर इसे काट रहे थे। जरीना के मुताबिक इसे कारी जिंदा दरगोर कर देना बेहतर था, क्योंकि इसके ख्याल में शहरजाद जैसी खुदसर लड़की के लिए कोई भी रायत नहीं होनी चाहिए थी। जबकि फ़िरोज़ शाह और बहजाद शाह का ख्याल था कि इसका निकाह कुरान से कर दिया जाए, यूँ इसकी ज़िंदगी बच सकती थी। लेकिन नुदरत चची और छोटी चची का कहना था, ऐसी नापाकी की पोटली को घर में रखने का क्या फ़ायदा, ना जाने वो कब तक ज़िंदा रहती और इनकी आने वाली नस्लें खामखा इसके बारे में सवाल जवाब करती रहती। सो उसको कारी करके घर को पाक कर देना चाहिए। तो कीर शाह अपने कमरे में कहे थे, पीर साईं अलग बुत बने बैठे थे, मीरान बीबी अलग रो रो कर निढाल हो चुकी थी, और शहरजाद तो पत्थर की मूरत बन चुकी थी। इसे पता था कि जो कुछ पंचायत ने कह दिया है वही कुछ होगा, लेकिन पत्थर जामे दिल दिमाग में एक मनमोहन सी उम्मीद बाकी थी कि उसका बहुत अपना इसे ज़रूर बचा लेगा। उसके बाबा और भाई इसे यूँ बेमौत नहीं मरने देंगे, वो अपनी लाडली के लिए ढाल बन जाएंगे। मगर कोई कुछ नहीं कर सकता था। कबीले वालों की पंचायत के फैसले से इख्तलाफात की हिम्मत ना थी, और उसकी मिसाल शमशाद खान और ख़याम शाह मौजूद थे। वो शमशाद खान जो अपनी जान से अजीज़ बेटी दुश्मनों को सौंपने से इनकारी हो गया था, तो पंचायत के फैसले से इनकार करके अपनी जान हार गया था। और दूसरी तरफ ख़याम शाह जो कलाम शाह को बेरहम फैसले से बाज रखने के लिए कितने दिन उसको समझाता रहा, मगर वो ना समझे थे। उल्टा ख़याम शाह अपनी जान हार गए थे। आज जब उनकी बेटी पर बेरहम लम्हा आया तो वह कैसे ढाल बन गए जाते, क्योंकि इन असूलों को उन्होंने खुद परवान चढ़ाया था। अब वो अपनी बेटी को कैसे बचा सकते थे, मगर सब अपनों का बेरहमाना रवैया देखकर खामोश हो गए थे। ख़ास तौर पर अरगमान से इन्हें ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ चले गए हो हमें छोड़ के? देखो मेरी शहरजाद पर क्या बीत रही है। मखतूम ने फ़ोन किया तो मीरान बीबी रो पड़ी। वो कुछ लम्हे तो बोल ही ना पाया, फिर गहरी सांस खींची और उनको दिलासा दिया, ताई अम्मा ये सब गड्ढे हमने खुद ही खोदे हैं, इन्हें रोने धोने और वालवलैया करने का क्या हासिल होगा। आप सब अपने आप को संभालें और शहरजाद को भी समझाएं, शायद कोई हल निकल आए। अब क्या हल निकलेगा? क्या हल निकल सकता है? कल इस का निकाह हो रहा है। मीरान बीबी शिद्दत गम से फट पड़ी और मखतूम शाह चौंक गया। बताओ क्या हल निकलेगा? वो रो रही थी और मखतूम शाह ने बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया। वो इस दिन बहजाद को हवेली छोड़ने के बाद लाहौर चला आया था। उसने नया बिज़नेस शुरू किया था, इसके लिए वक्त ज़रूरी था। इसे पता तो था कि यह सब कुछ होगा, मगर मुकम्मल यकीन नहीं था कि साईं सरकार इस तरह पंचायत का फ़ैसला मान लेंगे। वो ऑफिस रूम में आ गया। ताई अम्मा मीरान बीबी सजदे में गिरी रो रही थी जब भारी कदमों की चाप और गंभीर आवाज़ सुनाई दी। शहरजाद बेड पर घुटनों में सर छुपाए बैठी थी। हल्की सी जंशन हुई, मगर चेहरा ऊपर न किया। मीरान बीबी इससे लिपट कर हम वक़्त रोई जैसे अपना बेटा नज़र आया हो। ताई अम्मा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शहरजाद ने उसकी बेमानी बेकार तसल्ली पर शगिस्तगी से देखा।
نیچے مردان خانے میں سب مرد حضرات جمع ہو چکے تھے۔ قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی موت کا بلاوا آنے والا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی تھی اور سچ مچ 15-20 منٹ وہ اس کو بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی تھی۔ مختوم شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا اور وہ ہمت و امید کا دامن چھوتی ہارے قدموں سے باہر نکل آئی۔ اسے آج بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنے دنوں سے مختوم شاہ کی گرم چادر استعمال کر رہی ہے۔ اسی چادر کو لپیٹ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ اسے آج کے بعد کسی سے نہیں ملنا تھا۔ اس کے آنسو خود بخود خشک ہو گئے تھے۔ وہ سرد و سپاٹ ہو گئی تھی اور میران بی بی اس کو جاتا دیکھ کر ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر سامنے راہداری میں اس کو سامنے مختوم شاہ سے ہوا۔ وہ بھی بی بی جان کے کمرے سے آ رہا تھا۔ اسے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہرزاد جا رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے پاس ٹھہر گیا، پھر سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں شہرزاد کو اس کا پل بھر کے لیے ٹھہرنا اور پھر سر جھکا کر جانا بے چین کر گیا تھا۔ اس کی رگوں پر رنج کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ راہداری عبور کر کے چلا گیا۔ شہرزاد کو یوں لگا تھا کہ وہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر ارادہ بدل کر چلا گیا اور پہلی بار مختوم سے بات کرنے کی خواہش کر رہی تھی، مگر وقت نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے لیے تیار شدہ مکین گاہ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ہمراہ ایک ملازمہ بھی تھی۔ وہاں حویلی کے سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے۔ نکاح شروع کیجیے، بڑے چچا بہزاد شاہ نے پہل کی۔ پیر سائیں اجازت ہے؟ قاری صاحب نے اجازت چاہی مگر وہ کچھ نہ بولے۔ لالا سائیں دیر ہو جائے گی، موسم خراب ہے، قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے۔ فیروز شاہ بھی بول پڑے، مگر شاہ سائیں کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کر زندان میں پھینک دیتے؟ کچھ ہمت تو جمع کرنی تھی۔ چچا سائیں، شہرزاد کی شادی کس سے نہیں ہو سکتی؟ جیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ عبیر شاہ بہن کے لیے رونسا ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اتنے دن اور اتنے راتیں گھر سے باہر رہی ہو وہ کسی سید زادے کی زوجیت میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی کون پنچایت کے فیصلے کو ٹھکرا سکتا ہے؟ اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہو چکی ہے، ایسے حالات میں کوئی اپنا تو قبول نہیں کرتا، غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں، آخر عزت بے عزتی کا معاملہ ہے۔ بہزاد شاہ کا لہجہ کھردرا تھا۔ عبیر شاہ نے ارغوان کی طرف دیکھا اور نظریں پھیر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ شہرزاد کے ساتھ جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں، یعنی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو۔